Hello everyone, welcome back. So today we are going to continue our last topic of the chapter 6 work energy power. In previous class we have solved a numerical example and also we have defined the work and its different units, है ना? So today we are going to move further. We will start mechanical energy. So what is a mechanical energy? Mechanical energy consists of two types of energy, that is kinetic and potential. मैकेनिकल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से मिलकर बनती है। यानी कि इफ सपोज दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, देन we will add both these energy that will represent the total mechanical energy of the object. Okay, so what is kinetic energy? We know that it is the energy possessed by the object due to its velocity. Due to the velocity or motion of the object is known as काइनेटिक एनर्जी, है ना? जो कि काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है? ये एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एनर्जी पजेस की गई होती है ड्यू टू इट्स मोशन और वेलोसिटी इज नोन एज काइनेटिक. एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये किसकी वजह से होता है? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज करो अभी हमने सपोज करो ये कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है? इस ग्राउंड लेवल पे हमने कोई ये फुटबॉल रखी हुई है, ठीक है? अब ये फुटबॉल रखी हुई है, तो इस फुटबॉल ये अपने आप कहीं पर भी मूव करने की अभी पोजीशन में नहीं है, ठीक है? जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी पोजीशन ये मूव करने की पोजीशन में नहीं है. तो इस कंडीशन में जब ये ग्राउंड लेवल पर रहती है, तो हम कहते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये अपने आप कहीं पर भी नहीं जा रही. लेकिन क्या होगा जब इसको हम हाथ से पकड़ कर यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, यानी कि 5 फीट की ऊंचाई या 6 फीट की ऊंचाई पर हमने इसको उठा दिया, 6 फीट की ऊंचाई पर इसको उठा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब ये फुटबॉल जो थी ये पहले ग्राउंड लेवल से 6 फीट की ऊंचाई पर आ गई, तो अब इसके अंदर क्या हो गया? इसकी पोजीशन चेंज हुई और इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये इस पोजीशन पर स्टेबल नहीं रह सकती, ये यहाँ पर स्टेबल नहीं रह सकती. तो अब ये क्या करेगी? अगर आपने जो पकड़ रखा है, इसको पकड़ने का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, जो कि इसको ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है, उस फोर्स के अगेंस्ट में जाकर आपने एक फोर्स लगाया और उसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ. और इस वर्क डन की वजह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई है. ये एनर्जी पोजीशन की वजह से, चेंज इन पोजीशन की वजह से आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है. अब ये क्या कह रहा है? अगर आपने यहाँ से हाथ जो लगा रखा था, आपने हाथ हटा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये वापस से जहां पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये उस तरफ भागेगा, ठीक है? यानी कि बॉल को छोड़ेंगे तो आप बॉल जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगी. तो ये है पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी रेफरेंस पॉइंट. इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि अगर सपोज करो यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, और एक यहाँ पर ये हम कोई कार मान लेते हैं कि ये कोई कार है, ठीक है? इस टाइप से कार जा रही है, ओके? ये कार जा रही है. अब किसी भी सपोज करो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो फर्स्ट पर्सन था, इस फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में जब हमने कार की स्पीड को चेक किया तो वो v वेलोसिटी दी. और फर्स्ट पर्सन से कुछ डिस्टेंस दूरी पर एक सेकंड पर्सन है. अब इस सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में अगर कार की वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या वो चेंज कर जाएगी? क्या वो चेंज नहीं करेगी? उसकी वेलोसिटी तब भी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में भी v आएगी और सेकंड के रेस्पेक्ट में भी v आएगी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि अब देखो ये वेलोसिटी यानी कि मोशन ऑफ द कार की वजह से इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी पजेस्ड हुई. ये पजेस्ड एनर्जी दोनों रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही. पोजीशन चाहे कुछ भी होगी, वेलोसिटी इसके अंदर यही रहेगी. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी रेफरेंस पॉइंट.
बट जो पोटेंशियल एनर्जी है इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, यानी कि चेंज इन रेफरेंस के साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बहुत सीधा सा है। जैसे सपोज करिए जैसे सपोज करते हैं ये हमारे पास में ये है ग्राउंड लेवल और ये है फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये हमने फर्स्ट फ्लोर ले लिया। अब देखो फर्स्ट फ्लोर लिया हुआ है, मुझे बताओ सपोज करो हमने यहाँ पर कोई एक, यही जो ऊपर ऊपर के केस में जो बॉल ली हुई थी, फुटबॉल ली हुई थी, यही फुटबॉल हमने अब फर्स्ट फ्लोर पर रख दी, ना कि ग्राउंड फ्लोर पर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पर इसको बॉल को, फुटबॉल को प्लेस कर दिया। अब ये कहता है कि अगर आप इस फर्स्ट फ्लोर का जो सरफेस है, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर इस बॉल की हाइट को मेजर करते हैं तो यहाँ पर इसकी हाइट ज़ीरो हो जाती है और उस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये जो इसका ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के रेस्पेक्ट में मेजर करें तो हमें कोई ना कोई हाइट मिलेगी। तो जब कोई ना कोई हाइट मिलेगी तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी एम जी एच, एम जी कैपिटल एच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बॉल की पोजीशन तो अभी भी यहीं पर है, बॉल की पोजीशन अभी भी यहीं पर है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट अगर फर्स्ट फ्लोर पर है तो उस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट अगर ग्राउंड फ्लोर पर है तो उस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस एग्जांपल से देख के हम कह सकते हैं कि अगर आपने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ए रिलेटिव एनर्जी। ये क्या है? इट इज ए रिलेटिव एनर्जी, यानी ये डिपेंड करती है, ये इसको रिलेट करके हमें बताना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वाइल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाई एम जी एच। ओके, नेक्स्ट इज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स। सपोज करो कोई कांस्टेंट फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इफ फोर्स इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंडर में मोशन कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो वहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉलो करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सपोज दैट ए फोर्स F is acting on a body which is having a mass m, then due to which the acceleration a is generated and speed of the body changes from u to v। ये क्या कह रहा है? फोर्स F लगाने पर एक्सेलरेशन a जनरेट हो रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल u थी, कुछ टाइम के बाद में v हो गई, जबकि बॉडी का मास कितना है? बॉडी का मास है m। तो ये कह रहा है कि बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहती है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन को अगर हम हाफ m से मल्टीप्लाई कर दें, m मास था, m बाई 2 से अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर और प्लस हाफ m मल्टीप्लाइड बाई 2as। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ परmas। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ये हाफ एम यू स्क्वायर था, इसको इधर ले गए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, दोनों वेलोसिटी थी, u इनिशियल थी, v फाइनल वेलोसिटी थी। तो यहाँ से हमें चेंज इन वेलोसिटीज मिल रही, तो हम कहेंगे कि ये जो आया है, ये जो टर्म आई है, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है और इससे काइनेटिक एनर्जी फाइनल मिलेगी और यहाँ इस वाले टर्म से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू, अब m इंटू ए, ये तो फोर्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, ये s हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस करते हैं तो हम उसको हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वर्क डन। तो यहाँ से हमें पता चला कि वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही इक्वेशन जो है वर्क काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन के नाम से जानी जाती है।
यहाँ पे ध्यान देना, वर्क काइनेटिक एनर्जी किसी भी कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन हो रहा होगा वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आता है वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि वर्क डन एक कांस्टेंट फोर्स के साथ में हो रहा है, लेकिन वेरिएबल फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स का मतलब हो गया कि टाइम के रेस्पेक्ट में फोर्स का अमाउंट जो है वो वेरी करता जा रहा है। जैसे सपोज करो कि आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको प्लेन सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पुश कर रहे हैं। तो पुश कर रहे हैं तो हम एक ही फोर्स से लगातार उसको पुश नहीं करते जाते हैं ना। सपोज करो ये हमारे पास में कोई सरफेस है और इसके ऊपर हमने ये कोई बॉक्स रखा हुआ है, हैवी बॉक्स है, लेकिन इतना भी हैवी नहीं है कि ये मूव ना हो सके। तो अब क्या कर रहे हैं हम? अब इसको हम धक्का दे रहे हैं, अपने हाथों से पुश कर रहे हैं। तो जब हम इसको पुश करते हैं तो हम एक एक ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के इसको पुश नहीं करते। हम देखते हैं कि ये इनिशियली कुछ कुछ दूर जाती है और फिर रुक जाती है ना। यानी कि फिर वापस से हमें रीगेन, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करना पड़ता है और फिर से पुश करना पड़ता है, फिर आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। सॉरी। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है? यहाँ पर फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पे फोर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो फोर्स कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये वेरिंग फोर्स का सिस्टम हो गया। अब ये कह रहा है कि वेरिंग फोर्स सिस्टम है तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज करो वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करें, तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो मिलेगा हमें एक कर्व। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन मिल गई तो वो तो एक कांस्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कर्व मिल रहा है, तो मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं है। कर्व का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये कर्व ही हो, ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है लेकिन इंक्लाइंड, ना कि हॉरिजॉन्टल। अगर इन केस हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा हो तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। जैसे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे सपोज करो ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने फोर्स ले लिया और यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन केस अगर हमारे पास में कर्व इस टाइप का था, तो यहाँ पे सपोज करो हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया था इनिशियली। तो ये क्या कह रहा है? ये कर्व बता रहा है कि 50 न्यूटन का फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये है कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल, इसका ग्राफ है। अब वेरिएबल की कंडीशन में क्या होगा? हमें एक इस टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलेगी, हमें वेरिएबल लाइन मिलेगी। या तो कर्व्ड ग्राफ मिल सकता है या फिर हमें एक इंक्लाइंड लाइन मिल सकती है, ठीक है। अब क्या होगा? ओके, सो अब सपोज करो ये जब फोर्स वेरी कर रहा है तो हम देखेंगे कि ये लिमिट लगाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपने फोर्स लगाया जिसके अंदर ये फोर्स वेरी कर रहा है। तो मान लिया हमने कि x इक्वल टू ए पोजिशन से x इक्वल टू बी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन दे दी इसने, a से लेकर b तक हमने फोर्स लगाया, ठीक है। वही सेम केस मान लेते हैं। जैसे सपोज करो बॉक्स था, ये बॉक्स, ये वाली जो पोजीशन है ये है x इक्वल टू ए। यहाँ पर आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया और ये बढ़ते बढ़ते इस पोजीशन पर आ गई, दिस इज x इक्वल्स टू बी, इस पोजीशन तक आ गई। अब इस पोजीशन तक आ गई तो अब यहाँ पर हम यहाँ तक फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हमें फाइंड आउट करके बताओ। तो यहाँ पे हम सिंपली F इज इक्वल टू डिस्टेंस का W इक्वल टू एफ इंटू डी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ओके, नाउ इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान लेते हैं कि सपोज करो ये जो फोर्स लगाया था, कैपिटल F का अमाउंट का जो फोर्स लगाया है, ये इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए लगाया गया है, dx।
ये dx क्या चीज है, dx बहुत ही छोटी सी एलिमेंट्री डिस्टेंस है जिसके लिए फोर्स लगाया गया है। तो हम मान के चलते हैं कि इतनी स्मॉल डिस्टेंस के लिए फोर्स के अंदर जो चेंज है वो चेंज नेग्लिजिबल होगा, यानी कि उस कंडीशन में हम मान सकते हैं कि ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इस कंडीशन में फोर्स जो है इसका कांस्टेंट है। तो एक तरीके से यहाँ पर भी जब देखेंगे तो इस पोजीशन पर जब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो इस पोजीशन पे जब हम देख रहे हैं जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा फील होता है कि ये फोर्स जो है ये फोर्स कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो जब ये वेरी नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जिसका जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हम निकाल सकते हैं F इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से। तो यहाँ पर जो स्मॉल वर्क डन आएगा dw को हमने लिख दिया F इंटू डी एक्स से। अब ये देखो कहाँ से कहाँ तक के लिए, x इक्वल्स टू ए से लेकर x इक्वल्स टू बी तक के लिए हमने फोर्स लगाया जो कि वेरी कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इस टाइप के जो कई सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप वाले फोर्स होंगे इन सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगाएंगे x इक्वल्स टू ए से लेकर x इक्वल्स टू बी तक। तो हमें टोटल वेरिएबल फोर्स की वजह से जितना वर्क डन हुआ वो हमें मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू ए से बी एफ इंटू डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला आया, ये जो रिलेशन निकल कर आया, ये रिलेशन देगा हमें वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। इसका कोई एग्जांपल समझना चाहें तो हम पहले लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर के अंदर हमने एक एग्जांपल बताया था रॉकेट प्रोपल्जन का। रॉकेट प्रोपल्जन जो होता है ये भी हमने कहा था कि ये क्या होता है, एक वेरिएबल मास सिस्टम है, वेरिएबल मास सिस्टम है। इस वेरिएबल मास सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे बर्न्ड गैसेस बाहर निकलती जा रही हैं, बर्न्ड गैसेस बाहर निकलती जा रही हैं सपोज करो किसी भी वेलोसिटी से, तो इसका जो टोटल मास है वो क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो जब इसका टोटल मास रिड्यूस हो रहा है तो धीरे धीरे इसके ऊपर का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज होगा, यानी कि हमने फोर्स जो है ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर दिया। तो जब फोर्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स वेरी कर रहा है, हम कहेंगे ये वेरिएबल मास सिस्टम है और वेरिएबल फोर्स सिस्टम भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बेस पे हम वर्क काइनेटिक एनर्जी को फिर से डिराइव करके देखते हैं। पहले हमने वर्क काइनेटिक एनर्जी डिराइव की थी, वो क्या बताया था कि वर्क डन जो होगा वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स की वजह से दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए निकाला था, लेकिन वेरिएबल फोर्स के लिए अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे निकालेंगे। सपोज करो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ ऑफ mv²। तो इसका रेट ऑफ चेंज निकाले हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालने का मतलब क्या हो गया, उसको डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, तो हमने कहा डी बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, इट वाज हाफ mv²। तो यहाँ से हमने इसको जब दोनों साइड से डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया डी बाई डी टी ऑफ के ई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ हाफ mv²। अब यहाँ पर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, मास तो कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट है तो m बाहर आ गया, v² है इसका डिफरेंशिएशन किया तो 2v आ गया, और साथ में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dt से। ठीक है, और हाफ कांस्टेंट था तो ये भी बाहर आ गया, तो दो से दो तो कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे mv इंटू डी वी बाई डी टी। ये जो dv बाई डी टी है ये dv बाई डी टी बन गया एक्सेलरेशन, ये dv बाई डी टी एक्सेलरेशन बन गया, और जो ये वेलोसिटी थी इस वेलोसिटी को हमने लिख दिया dx बाई डी टी की फॉर्म में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो v को लिख दिया dx बाई डी टी और dv बाई डी टी को लिख दिया हमने एक्सेलरेशन की फॉर्म में। तो अब देखो दोनों साइड से ये जो dt है टाइम इंटरवल है, दोनों साइड से टाइम इंटरवल को हमने हटा दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स। एफ क्या चीज है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये सिंपली बन गया एफ इंटू डी एक्स। तो ये तो एफ डी एक्स जो है स्मॉल एलिमेंट्री एरिया के लिए, एलिमेंट्री लेंथ के लिए, डिस्टेंस के लिए, अगर हम दोनों को इंटीग्रेट कर दें पर्टिकुलर किसी भी रेंज के लिए तो ये बन जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स और सिंपली डब्ल्यू, ये हो जाएगा वर्क डन। ठीक है,
चलिए इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।